वेलकम टू रीडेक्स। तो चलिए आज की कॉमिक्स शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है इंस्पेक्टर मनोज और पैगाम एक लाश का। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी मनोज कॉमिक्स के अंतर्गत और ये कॉमिक्स दूसरा पार्ट है इंस्पेक्टर मनोज और चीखती चट्टाने का। ये कॉमिक्स सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स को, जिसका नाम है इंस्पेक्टर मनोज और पैगाम एक लाश का। इंस्पेक्टर मनोज और पैगाम एक लाश का। कथा असीत चटर्जी। चित्र प्रदीप साठे। एक स्पेशल ट्रेन में 2 करोड़ का सोना रिजर्व बैंक को भेजा जा रहा था। चंदनगढ़ के समीप अचानक ललुआ गैंग के डकैतों ने हमला कर दिया और सोना लूटने में सफल हो गए, किंतु ऐन मौके पर पुलिस वहां पहुंच गई और ललुआ डकैत का गिरोह चंदनगढ़ की पहाड़ियों में शरण लेने को मजबूर हो गया। पीछा करो। यस सर। वहां हुई मुठभेड़ में डाकू गिरोह का सफाया हो गया, लेकिन पुलिस सोना बरामद ना कर सकी। सर, हमने पहाड़ी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन सोना बरामद नहीं हुआ। व्हाट? तो फिर सोना कहाँ गया? कुछ दिनों बाद पुलिस के एक मुखबिर की खबर पर राधेश्याम नाम के एक आदमी को पुलिस ने पकड़कर पूछताछ की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन डाकू ललुआ से उसका संबंध साबित होने पर अदालत ने उसे 10 साल के कारावास का दंड दिया। 10 साल बाद जब राधे जेल से रिहा हुआ तो इंस्पेक्टर मनोज ने हवलदार वीर बहादुर को उसकी निगरानी पर तैनात कर दिया, लेकिन 2 आदमी उसे बेहोश कर राधे को उड़ा ले गए। तुम लोग क्या चाहते हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अपनी जुबान बंद रखो, समय आने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। तभी राधे अपने अपहरणकर्ताओं को चकमा देकर भागने में सफल हो गया। अपहरणकर्ताओं को यह पता नहीं था कि वीर बहादुर ने उनमें से एक की जेब में माइक्रो ट्रांसमीटर डाल दिया है, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर मनोज अपने असिस्टेंट के साथ दिशा का पता लगाते हुए उनके पीछे चंदनगढ़ तक पहुंच जाता है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कार में विस्फोट होता है और वे सब मारे जाते हैं। तब इंस्पेक्टर मनोज चंदनगढ़ की पहाड़ियों का मुआयना करने का निर्णय करता है, परंतु जब वे वहां पहुंचते हैं तो उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं पेश आती हैं और अचानक इंस्पेक्टर मनोज वीर बहादुर की नजरों से ओझल हो जाता है। तभी हवलदार के शरीर को भी धक्का लगता है और वो पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ नीचे की ओर गिरता चला जाता है। उपरोक्त कहानी मनोज कॉमिक्स द्वारा पूर्व प्रकाशित चित्रकथा इंस्पेक्टर मनोज और चीखती चट्टाने की है। अब आगे बढ़ें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए इसका पहला पार्ट चीखती चट्टाने मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहें तो उसे भी सुन सकते हैं। उसकी लिंक आपको आई बटन से मिल जाएगी। हवलदार वीर बहादुर का शरीर बड़ी तेजी से चट्टानों पर फिसलता हुआ नीचे लुढ़कता जा रहा था कि तभी पत्थरों के बीच उगा एक पौधा उसके हाथ में आ गया। आहा, लगता है अभी मेरा समय पूरा नहीं हुआ है। अब अपने बचाव की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। जल्दी ही हवलदार ने अपने हवासों पर काबू पाया और पत्थरों पर पैर टिकाते हुए धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा। ओह, जरा सी चूक हुई नहीं कि लाश का भी पता नहीं चलेगा। मुझे काफी सावधानी बरतनी होगी। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हवलदार वीर बहादुर पहाड़ी पर पहुंच ही गया। ओह, अब तो पैरों पर खड़े रहने की ताकत भी नहीं रही। उफ। तभी हवलदार का काम तमाम हो गया और इंस्पेक्टर हमारी कैद में है। हाँ, बॉस के पहुंचते ही उसे भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। अब खतरे की कोई बात नहीं है। अरे, ये तो इंसान है। तो इस पहाड़ी में मुजरिमों ने खुफिया अड्डा बना रखा है। लेकिन मैंने तो तैरती हुई सफेद आकृतियां देखी थी, उनका क्या रहस्य है? तभी वे दोनों इंसानी परछाइयां दूसरी ओर चल पड़ी। तैरती परछाइयां और चीखती चट्टानों के रहस्य का बाद में पता लगाऊंगा। फिलहाल तो मुझे इनका पीछा करना चाहिए और किसी तरह साहब को इनके कैद से छुड़ाना चाहिए। ये विचार दिमाग में आते ही हवलदार अपनी सारी थकान भूल गया और एक बार तुम्हारे अड्डे का रास्ता मिल जाए, फिर देखना तुम वीर बहादुर की बहादुरी का कमाल। थोड़ी देर बाद ठक ठक दूसरे ही पल चट्टान के बीच का भाग अपनी जगह से हटने लगा। ओह, तो ये है इन बदमाशों के खुफिया अड्डे का रास्ता। फिर वे दोनों सफेद पोश चट्टान में बने द्वार में दाखिल हो हवलदार की नजरों से ओझल हो गए। उनके ओझल होते ही द्वार फिर बंद हो गया। हवलदार सोचने लगा, क्यों न सफेद पोशों की प्रक्रिया दोहराकर मैं भी अंदर चला जाऊं। तभी हवलदार के सिर में झंझनाहट सी होने लगी। ओह, शायद सर मुझे कॉल कर रहे हैं। पाठकों को मालूम ही होगा कि इंस्पेक्टर मनोज टेलीपैथी द्वारा कभी भी कहीं से भी किसी से भी संबंध स्थापित कर सकता है। वीर बहादुर, तुम फौरन वापस लौट जाओ और सशस्त्र दल के साथ इस इलाके पर रेड करो। यहाँ खतरनाक अपराधियों का अड्डा है। तुम्हें रेड करते वक्त पूरी सावधानी बरतनी होगी। तुम मेरी चिंता मत करना।
इंस्पेक्टर मनोज का आदेश मिलते ही हवलदार वापस लौट पड़ा। जब तक अपराधियों को गिरफ्तार कर सर को उनके कैद से छुड़ा नहीं लूंगा, मुझे चैन नहीं आएगा। और उधर राधे पब्लिक बूथ से फोन पर किसी से कह रहा था, डॉक्टर ये मैं बोल रहा हूँ, राधे तुम जेल से कब छूटे? आज ही, लेकिन सिर मुंडाते ही ओले पड़ने लगे। फिर राधे ने आप बीती सुना दी और कहा, कुछ अज्ञात लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, इसलिए अब मैं इस शहर में और नहीं रहना चाहता। लेकिन तुम जाओगे कहाँ? कहीं भी, पर यहाँ नहीं रहूंगा। मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज रात ही सोना लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं जानता, अतः तुम चाहो तो इसी शहर में रहकर आराम से जिंदगी गुजार सकते हो। ठीक है, लेकिन सोना कहाँ है? सोना जहाँ भी है सुरक्षित है, बस तुम जैसे भी हो एक कार और बेलचे फावड़े का बंदोबस्त कर लो। तुम फिक्र मत करो, कार का बंदोबस्त हो जाएगा। मैं आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, पर ध्यान रहे किसी को शक न होने पाए। डॉक्टर ने बात खत्म की थी कि समीप खड़े रिवॉल्वरधारी ने रिसीवर उसके हाथ से छीन क्रेडिल पर रख दिया। और फिर अब हमारी बात कान खोलकर ध्यान से सुन ले डॉक्टर रमाकांत। राधे को इस बात की भनक न होने पाए कि तेरा भेद खुल चुका है और अब तू हमारे हाथ की कठपुतली बन चुका है, वरना तू तो कुत्ते की मौत मरेगा ही, पर उससे पहले हम तेरे बीवी बच्चों की बोटी बोटी कर डालेंगे। नहीं, तुम लोग मेरी जान ले लो, पर मेरे बीवी बच्चों को बख्श दो। अगर तूने हमारी बात पर अमल किया तो हम तेरी भी जान बख्श देंगे। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। काफी समझदार हो, अब जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। फिर रिवॉल्वरधारी ने डॉक्टर को अपनी योजना समझाई। उसके बाद बाहर सड़क पर हमारी कार खड़ी है, तुम वही बैठकर राधे का इंतजार करो, वो आता ही होगा। लेकिन फावड़ा, डिक्की में जरूरत का हर सामान मौजूद है। ठीक है। स्वीकृति देते हुए डॉक्टर उठकर खड़ा ही हुआ था कि ये मत भूलना कि उस कार में ट्रांसमीटर फिट है, उससे तुम्हारी बातचीत का एक एक लफ्ज हम तक पहुंचता रहेगा। उधर तुमने चालाकी दिखाई और इधर तुम्हारे बीवी बच्चों का काम तमाम हुआ, समझे? जज्जी। तब डॉक्टर अपने बच्चों को आश्वासन दे कमरे से बाहर निकल गया। डॉक्टर के बाहर जाते ही, अर्जुन सिंह तुम यहीं रुको, मैं राका और संग्राम डॉक्टर का पीछा करेंगे। काम पूरा होते ही मैं ट्रांसमीटर पर तुम्हें सूचित करूंगा। तब तक तुम डॉक्टर के इस फ्लैट को फूंकने की पूरी तैयारी कर लो। मेरा इशारा मिलते ही तुम इस फ्लैट को आग लगा देना और सीधे अड्डे पर पहुंच जाना। ओके बॉस। हा हा हा, तुमने उन्हें हमारी जान ना लेने का वचन दिया था। बेवकूफ औरत, हम रघुवंश की औलाद नहीं है जो अपना दिया हुआ वचन निभाएं। हा हा हा, भगवान से डरो जालिमो, हमें सिर्फ पुलिस से डर लगता है, इसलिए हम अपने पीछे ऐसा कोई निशान नहीं छोड़ते जो पुलिस को हम तक पहुंचा दे। हा हा हा। और बॉस अपने 2 आदमियों के साथ बाहर निकल गया। उधर डॉक्टर कार के समीप पहुंचा ही था कि डॉक्टर। कौन? राधे। तभी राधे अंधकार से प्रकट हो उसके सामने पहुंचा। सब ठीक है ना? हाँ, अब देर न करो, रात काफी बीत चुकी है। तब वे दोनों कार में बैठ वहां से चल पड़े। राधे इस बात से पूर्णतया बेखबर था कि उनका पीछा किया जा रहा है। बहुत तकलीफें सही हैं मैंने डॉक्टर, पर अब हमारे दिन फिर जाएंगे। फिर जैसे ही कार शहर के बाहर जाने वाली सड़क से गुजरी, अब कार दाहिनी और कच्चे रास्ते पर उतार दो। डॉक्टर ने तुरंत राधे के निर्देश का पालन किया। करीब 15 मिनट बाद, बस कार यहीं रोक दो। यहाँ वीराने में? हाँ, सोने से भरा संदूक मैंने यहीं छुपाया था। लेकिन 10 साल बाद तुम्हें यह कैसे पता चलेगा कि सोना तुमने कहाँ छुपाया था? सोना दबाते समय मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा था ताकि जगह को पहचानने में कोई परेशानी ना हो। तब राधे के कहने पर डॉक्टर ने डिक्की से कुदाल और फावड़ा निकाल लिया और राधे के पीछे चल पड़ा। वे निकट ही एक पुरानी कब्र के पास की झाड़ियों में पहुंचे। यही है वो जगह। तुम्हें पूरा विश्वास है ना? हाँ, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। आओ खुदाई का काम शुरू कर दें। और राधे ने डॉक्टर से कुदाल ले ली। फिर वो जमीन खोदता जाता और डॉक्टर फावड़े से मिट्टी उठा उठाकर फेंकता जाता। और लगभग आधे घंटे के अथक परिश्रम के बाद वे जमीन में गड़े लोहे के बक्से को निकालकर बाहर ले आए। मेरे ख्याल से बंटवारा यहीं कर ले तो अच्छा होगा। तभी बस तुम लोगों का काम खत्म हुआ। अब तुम दोनों अपने अपने हाथ ऊपर उठा लो। कौन हो तुम लोग? तुम्हारी मौत। तुम क्या समझे थे सारा सोना अकेले ही डकार जाओगे? हा हा हा। रिवॉल्वरधारी बॉस ने अपने साथियों को राधे और डॉक्टर को बांध देने का आदेश दिया। तुरंत उन दोनों को रस्सी से जकड़ डाला गया। संदूक के साथ इन दोनों को भी अड्डे पर ले चलो। वहीं कैदी इंस्पेक्टर के साथ इन्हें इनके किए की सजा दी जाएगी। यस बॉस। और फिर सोने का संदूक
वह डॉक्टर और राधे को अलग अलग कारों में लेकर बॉस और उसके साथी वहां से चल दिए। हेलो अर्जुन, हमारा काम पूरा हो गया। अब तुम भी अपना काम खत्म कर जल्द से जल्द अड्डे पर पहुंचो। ओवर। आदेश देने के बाद बॉस ने संबंध विच्छेद कर दिया और दोनों कारें सुनसान सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी। उधर इंस्पेक्टर मनोज को सीलन भरी उस कोठरी से निकलने का उपाय सूझ ही गया जिसमें वो 2 घंटे से कैद था। अगर मैं उस रस्सी को पकड़कर ऊपर लटक जाऊं तो पहरेदार मुझे इस कोठी में ना देखकर जरूर चकरा जाएंगे और द्वार खोलकर भीतर आएंगे। फिर उसने द्वार के सामने बैठे ताश खेल रहे पहरेदारों का मुआयना किया। ये 2 हैं, इन पर काबू पाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये निर्णय लेते ही इंस्पेक्टर अपने स्थान से उछला और अब मजा आएगा। पहरेदार ज्यादा देर मेरी अनुपस्थिति से बेखबर नहीं रहेंगे। हा हा हा। और तभी अरे वो इंस्पेक्टर का बच्चा कहाँ गया? अरे हाँ, अभी अभी तो अंदर ही था। अब वे मेरा पता लगाने अंदर आते ही होंगे। मुझे सतर्क रहना चाहिए। इंस्पेक्टर मनोज का विचार सही था। तो फिर वो नजर क्यों नहीं आ रहा है? चलो अंदर चलकर देखते हैं। और जैसे ही वे दोनों द्वार खोल अंदर दाखिल हुए, आई! फिर इससे पहले कि पहरेदार संभल पाते, ठाक! अगले ही पल अब मैं एक को अपनी वर्दी पहनाकर लिटा देता हूँ, दूसरे को कोने में डाल देता हूँ ताकि किसी को शक न हो। थोड़ी देर बाद, अब ठीक है, जब तक इन्हें होश नहीं आता किसी को मेरे आजाद होने का पता नहीं चलेगा। और 2 घंटे से पहले वे होश में आने वाले नहीं हैं। तब मन ही मन अपनी सफलता पर मुस्कुराता हुआ इंस्पेक्टर मनोज बंदूक थाम एक और चल पड़ा। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर मनोज एक सुरंगनुमा स्थान में खड़ा वहां पड़ी पेटियों में रखे सामान का मुआयना कर रहा था। ओह चरस! फिर अन्य पेटियों में रखे सामान का मुआयना करते हुए इंस्पेक्टर मनोज की पेशानी पर बल पड़ गए। चरस, गांजा और अफीम का व्यापार करने वाला यह गिरोह आज तक पुलिस की नजर से बचा कैसे रहा? इस गिरोह का ललुआ गिरोह द्वारा लूटे गए सोने से क्या संबंध है? क्या ये लोग ललुआ गिरोह के ही आदमी हैं? तभी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? जानते नहीं या बॉस के खास आदमियों के सिवा किसी और के आने की इजाजत नहीं है? गलती हो गई। इतना कह मनोज वहां से जाने लगा। लेकिन ठहरो, अब क्या है? अपने चेहरे से नकाब हटाओ। इंस्पेक्टर मनोज के दिमाग को झटका लगा। ओह, इसे मुझ पर शक हो गया है। अब तो इसका इलाज करना ही पड़ेगा। अगले ही पल, लो देख लो मेरा चेहरा। इंस्पेक्टर मनोज? इंस्पेक्टर मनोज का चेहरा देखते ही स्यापोश की आंखें आश्चर्य में फैलती चली गई और अभी वो आश्चर्य से उभर भी न पाया था कि अब तुम ये राज किसी पर जाहिर करने के काबिल नहीं रहोगे। ठाक! आई! प्रहार इतना शक्तिशाली था कि स्यापोश फर्श पर ढेर हो गया। तब मनोज बेहोश स्यापोश को घसीटते हुए सामने नजर आ रहे द्वार की ओर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो द्वार से अंदर दाखिल हुआ, ओह तो यह है पहाड़ी के प्रेत। ओह तो यह है प्रेतों का रहस्य। रबर के पुतलों में गैस भरकर सफेद महीन लबादे पहना दिए गए हैं ताकि रात में इन्हें देखने वालों को इन्हें देखकर प्रेतों का भ्रम हो जाए और वे डरकर भाग जाएं और प्रेतों के डर से पहाड़ी पर आने की कोई जरूरत ना करे। इस तरह ये प्रेतों का आतंक फैलाकर यहाँ बड़े आराम से मौत का व्यापार कर रहे हैं। तब मनोज अपना लबादा स्यापोश को पहना और उसका लबादा स्वयं पहन बाहर की ओर चल दिया। लेकिन अब इनका गैरकानूनी धंधा और नहीं चलेगा। वीर बहादुर पुलिस दल के साथ पहुंचने ही वाला होगा। पुलिस दल के पहुंचने से पहले मुझे सोने और इस गिरोह के सरदार का पता लगा लेना चाहिए। तभी सायरन की आवाज से वातावरण गूंज उठा। पी पी। ओह, ये अलार्म कैसा? कहीं इन बदमाशों को मेरे फरार होने का पता तो नहीं चल गया है? खतरे का आभास होते ही इंस्पेक्टर मनोज अपने छुपने की जगह ढूंढने लगा। लेकिन ठीक उसी समय गिरोह की फोर्स 1 और फोर्स 2 को हिदायत दी जाती है कि वे बॉस के स्वागत के लिए हॉल में पहुंचे। ओह, गिरोह का सरदार यहाँ पहुंच गया है। अब तो मेरा काम और आसान हो गया। और लगभग 10 मिनट बाद इंस्पेक्टर मनोज हॉल में गिरोह के आदमियों के बीच खड़ा अज्ञात बॉस के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। पता नहीं ये बॉस का बच्चा कितनी देर में यहाँ पहुंचेगा। थोड़ी देर बाद घरघराहट की आवाज के साथ पत्थर का चबूतरा धीरे धीरे जमीन में धंसने लगा। और फिर जब वो चबूतरा वापस ऊपर आया, बॉस को सेवकों का सलाम, हम बॉस का स्वागत करते हैं। मैं अपने साथियों का सलाम और स्वागत कबूल करता हूँ। तत्पश्चात बॉस के आदेश पर राका और संग्राम ने डॉक्टर और राधे को सामने दीवार से लगी खूंटियों से बांध दिया और अगल बगल खड़े हो गए। तब आज की रात हमारे लिए खुशी की सौगात लाई है साथियों। इस संदूक में वो 2 करोड़ का सोना है जो आज से 10 साल पहले लूटा गया था। आज इस सोने की कीमत 8-10 करोड़ से कम नहीं है। इस सोने से हम बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर खरीदेंगे
और दोनों हाथों से दौलत बटोरेंगे। दौलत हमारे कदम चूमेगी और तब यहाँ का कानून तो क्या, यहाँ की सरकार भी हमारी मुट्ठी में होगी। लेकिन अपनी सफलता का जश्न मनाने से पहले हम उस खतरे को खत्म कर देना चाहते हैं जो हमारे सिर पर मंडरा रहा है। मैं समझ गया बॉस। नंबर 1 स्याहपोश अपनी जगह से आगे बढ़ा और लाइन के अंतिम सिरे में खड़े स्याहपोशों को हुक्म देने लगा। नंबर 9 और नंबर 10 फौरन जाओ और इंस्पेक्टर मनोज को बॉस के सामने पेश करो। यस चीफ। नंबर 9 और नंबर 10 हॉल से बाहर निकल गए, लेकिन कुछ ही देर बाद वे दोनों बदहवास से हॉल में दाखिल हुए और बोले, गजब हो गया चीफ, इंस्पेक्टर मनोज पहरेदारों को बेहोश कर भाग निकला है। पहरेदारों ने जो बताया उसके अनुसार इंस्पेक्टर को फरार हुए आधे घंटे से ज्यादा समय गुजर चुका है। क्या बकते हो? इंस्पेक्टर मनोज का हमारी कैद से भाग निकलना हमारी बर्बादी का कारण बन सकता है, अतः हमें फौरन ये जगह खाली कर देनी चाहिए। पुलिस आएगी तो झक मारकर रह जाएगी। लेकिन इन कैदियों का क्या करे बॉस? इन गद्दारों को खत्म कर दो और लाश समुद्र में फेंक दो। बॉस का आदेश सुन डॉक्टर चीख उठा, नहीं, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। हम गद्दारों को कभी माफ नहीं करते डॉक्टर। लेकिन मैंने वही किया जो तुमने कहा था। मैंने तुमसे कोई गद्दारी नहीं की। मुझे छोड़ दो। तुझे कैसे छोड़ दो डॉक्टर? तूने ही तो पुलिस को डकैती की खबर दी थी। ओह, ये भेद कैसे जानता है? अगर तू पुलिस को खबर ना करता तो पुलिस से हुई मुठभेड़ में मेरे सारे आदमी ना मारे जाते। मुझसे भूल हो गई बॉस। मैंने जो किया राधे के कहने पर किया। मैं लालच में अंधा हो गया था। तभी राधे चकित हुआ, तुम सरदार, तुम जिंदा हो? तो तूने मुझे पहचान लिया गद्दार। तूने सोना ले उड़ने की अच्छी स्कीम बनाई थी। गलती तो मेरी थी कि मैंने तुझ पर भरोसा किया। मैं नहीं जानता था कि तू आस्तीन का सांप निकलेगा। मुझे आज भी याद है जब हम सोने से भरा संदूक लेकर भागने की तैयारी कर रहे थे, तभी लूका ने आकर खबर दी थी, सरदार पुलिस आ रही है, जल्दी यहाँ से भाग निकलो। ओह, पुलिस कैसे आ गई? सरदार, सोचने का वक्त नहीं है। लेकिन अगर पुलिस से मुठभेड़ हो गई तो सोना हमारे हाथ से निकल जाएगा, हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं और राका सोना लेकर दूसरी तरफ निकल जाते हैं। सोने की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी और राका की है। हाँ, यही ठीक रहेगा। तुम दोनों खतरा टलते ही सोना लेकर अड्डे पर पहुंच जाना और तुम राका के साथ सोना लेकर दूसरे रास्ते से भाग निकले। मैं अपने साथियों के साथ पहाड़ी की तरफ भागा। पुलिस ने हमारा पीछा किया और पहाड़ी तक पहुंच गई। तब मजबूरन हमें मुकाबला करना पड़ा। मुकाबले में मेरे आदमी मरने लगे, लूका भी मारा गया। तब मेरे दिमाग में एक विचार आया, क्यों न मैं लूका को अपने कपड़े और ताबीज पहना दूं और इसका चेहरा बिगाड़ दूं। पुलिस यही समझेगी कि ललुआ भी मुठभेड़ में मारा गया है। इस विचार के आते ही मैंने लूका को अपने कपड़े पहना दिए और एक पत्थर से लूका का चेहरा बिगाड़कर 3-4 गोलियां उसके जिस्म में उतार मैं अपने इस अड्डे में आ छुपा। पुलिस ने यही समझा कि ललुआ डाकू अपने गिरोह के साथ मारा गया है। मैं भी यही समझा था सरदार। अगर मुझे मालूम होता कि तुम जिंदा हो तो। खामोश कमीने, मैं जानता हूं पुलिस को भेजने की चाल तेरी ही थी। तूने डॉक्टर से मिलकर पहले ही साजिश रच रखी थी। ये झूठ है सरदार। तभी राका ने अपने चेहरे से नकाब उलट दिया। मुझे पहचानता है कमीने? राका? हाँ, मैं तेरी गद्दारी का जीता जागता सबूत हूं मैं। लेकिन तू? कहते कहते हैरान राधे के मानस पटल पर वो दृश्य उभर आया जब वो राका और सोने के साथ उस स्थान पर पहुंचा था जहां डॉक्टर एक कार के समीप खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये कौन है? घबराओ नहीं, ये मेरे बचपन का दोस्त डॉक्टर रमाकांत है। मेरे कहने पर इसी ने पुलिस को फोन पर डकैती की खबर दी थी। तुम्हारे कहने पर? हाँ, मैंने सोचा अगर ललुआ गिरोह के साथ मारा गया तो मुझे डकैती के काम से मुक्ति मिल जाएगी और इस लूट के सोने से हम ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकेंगे। अब ये सोना हम तीनों का है, खतरा टलते ही आपस में बांट लेंगे। नीच कमीने, तू क्या समझता है मैं तेरी साजिश में शामिल हो जाऊंगा? कभी नहीं। मैं जान दे सकता हूं पर सरदार से गद्दारी नहीं कर सकता। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगले ही पल धाएं। डॉक्टर, इसकी लाश ठिकाने लगा दो, तब तक मैं सोने को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा कर आता हूं। ठीक है। तभी राका ने राधे की यादों को भंग कर दिया। क्या सोच रहा है कमीने? तूने तो मुझे खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और तेरा ये साथी डॉक्टर मुझे निकट ही एक पुराने कुएं में फेंक कर निश्चिंत हो गया था। हे भगवान, अब तो मेरी खैर नहीं। काश मैं लालच में आकर राधे की साजिश में शामिल न होता। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वहीं से गुजरते एक साधु दल ने मुझे कुएं से निकाल अस्पताल पहुंचा दिया और ठीक होने के बाद मैंने अड्डे पर पहुंच सरदार को सब कुछ बता दिया। सब कुछ जानने के बाद हमने तेरी तलाश शुरू की, पर तेरी किस्मत अच्छी थी।
तू जेल में था। हम चाहते तो 10 साल पहले ही इस डॉक्टर का काम तमाम कर देते, पर डॉक्टर की मौत से हमारा मकसद हल नहीं होता था। हम तेरे जेल से बाहर आने का इंतजार करने लगे। इस दौरान हमने अपना दल फिर से गठित किया और चरस, गांजा और हेरोइन का धंधा शुरू कर दिया। चट्टानों में स्पीकर फिट करके और रबर के गुब्बारों के पुतले की मदद से हमने इस पहाड़ी पर प्रेतों का आतंक फैलाकर अपने अड्डे को सुरक्षित कर लिया। लेकिन इंस्पेक्टर मनोज ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बॉस, अब देर करना ठीक नहीं। हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़ देनी चाहिए। हमारे पास वक्त होता तो हम तुम जैसे गद्दारों को ऐसी मौत मारते कि तुम्हारी रूहें कांप जाती, लेकिन बॉस की बात अधूरी रह गई, क्योंकि तभी नंबर 10 गजब की फुर्ती दिखाते हुए बॉस के निकट पहुंचा और बोला, पर अब तुम्हारी ये हसरत भी पूरी नहीं होगी डाकू ललुआ। रिवॉल्वर फेंक दो और अपने आदमियों से भी कहो कि वे अपने हथियार फेंक दे, वरना मेरी बंदूक की गोली तुम्हारे भेजे का ऑपरेशन कर देगी। क्या मतलब, तुम्हारी ये जरूरत? तब नंबर 10 ने अपना नकाब उलट दिया। इंस्पेक्टर मनोज, मेरी जरूरत का तुम्हें अंदाजा ही कहाँ है ललुआ। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अतः अब वही करो जो मैं कहता हूँ। साथियों, हथियार फेंक दो। बॉस का आदेश मिलते ही सभी ने हथियार फेंक दिए। ठीक तभी, खबरदार कोई अपनी जगह से ना हिले, वरना भून कर रख दूंगा। तुम आ गए हवलदार। मैं तो समझा था तुम घर जाकर आराम की नींद ले रहे होगे। जब आपका जीवन संकट में हो तो मुझे नींद कैसे आ सकती है सर? गुड। कानून के एक रक्षक के लिए हमेशा आंखें खुली रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून की आंखें हमेशा बंद रहती है। एम आई राइट सर? कभी कभी तुम वाकई पते की बात कह जाते हो हवलदार वीर बहादुर। शट अप। यस सर। अगले ही पल वो पुलिस कार्रवाई का नेतृत्व करने में व्यस्त हो गया। जल्दी ही डाकू ललुआ और उसके पूरे गिरोह को बिना किसी परेशानी के पुलिस दल ने हिरासत में ले लिया। यही नहीं, अर्जुन सिंह जब वहां पहुंचा तो वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। दूसरे दिन के अखबारों में डाकू ललुआ और उसके गिरोह की गिरफ्तारी के साथ साथ चीखती चट्टानों के रहस्य और खतरनाक स्मगलिंग गैंग के सफाई का विवरण छपा, तो हर एक की जुबान पर इंस्पेक्टर मनोज और हवलदार वीर बहादुर की चर्चा आम हो गई। दैनिक समाचार, इंस्पेक्टर मनोज का एक और कारनामा, समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी इंस्पेक्टर मनोज और पैगाम एक लाश का कॉमिक्स की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।